हेलो बच्चों, मैं दीपक सिंह फ्रॉम IIT कानपुर, मास्टर्स स्टूडेंट। हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर शुरू किए हैं, सेकंड बुक का ऑर्गेनिक वाला पार्ट, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर सेकंड चैप्टर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के पास एंड किया था, तो एक बार देख लो फिर से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का लेक्चर 2 है, ठीक है। तो पहला हमारा जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं पे हम शुरू कर रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें अगर आपको याद हो तो हमने यूज जो किया था वो हमने किया था RCH2 या RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें कुछ रिएजेंट यूज किया जाता है और फिर ये बन जाता है RCH2CH2OH, ठीक। ये अल्कोहल वाला पार्ट यहाँ पे ऐड होता है, ये जो पार्ट है ये ऐड होता है, तो यहाँ पे अल्कोहल बनता है। और ये कैसे बनता है, तो इसका रिएजेंट जो होता है वो हमने यूज किया था BH3 और B2H6, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लिखा रहता है। ज़्यादातर B2H6 लिखा होता है, और ये जो सॉल्वेंट यूज होता है वो THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज होता है। और इसके साथ हमें H2O2, मुझे जो याद आ रहा है शायद मैं पिछले वाले लेक्चर में ये जो रिएजेंट लिख रहा था उसमें हमने H2O2 नहीं लिखा था, तो वहाँ पे आप ऐड कर लोगे, ये H2O2 भी यूज किया जाता है, H2O2 NaOH, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी से एक बार फिर से कि ये रिएक्ट कैसे करता है। तो देखो CH डबल बॉन्ड CH2 और B2H6 में से हम BH3 को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि BH3 ही रिएक्ट करता है इवेंचुअली, तो इसलिए हम BH3 ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से BH2 और ये H, और ये आपका इस तरीके से ऐसे इंटरैक्ट होता है, ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और या ट्रांजिशन स्टेट अगले स्टेप में अगर आप दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से होगा, RCH2 और यहाँ पे BH2 और ये H, और इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ये कार्बन इसके साथ अटैच हो रहा, ये और ये बॉन्ड, ठीक। किस तरीके से देख सकते हैं, तो ये हमारा बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ठीक। तो B का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, और BF का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में ये RCH, और ये देखो CH के साथ ये वाला H जब अटैच हो जाएगा तो ये CH2 हो गया, और यहाँ से ये CH2 और इधर BH2, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 बार होगा, ये आपका 2 अल्कीन के पार्ट और आएंगे, एक अल्कीन आ गया, अभी 2 अल्कीन आएंगे। मैं अब 2 बार दिखा रहा हूं आपको सीधे, 2 टाइम्स RCH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है बोरॉन के साथ, ये निकल जाएंगे इसके साथ, जैसे ये एडिशन हुआ ना यहाँ पे अल्कीन के साथ,
उसी तरीके से यहाँ पे फिर से ये वाला ये जो 2 हाइड्रोजन है वो इस वाले अल्कीन के साथ यहाँ पे इस वाले अल्कीन के साथ फिर से अटैच हो जाएंगे और ये फिर हमारा बन जाएगा RCH2 का होल थ्राइस और ये बोरॉन। ठीक है, इसका आगे वाले देखो CH2 होल थ्राइस ये बोरॉन। ठीक है, इसके बाद हमने अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिएजेंट में BH3 B2H6 THF ये पार्ट हो गया रिएक्ट। अब हमारा दूसरा पार्ट है जो पेरोक्साइड है, H2O2 की जगह पे कोई और पेरोक्साइड भी दिया जा सकता है, जनरली हम H2O2 ही लिखा हुआ मिलता है हमें। तो ये वाला रिएक्ट करेगा। ये कैसे करेगा तो ये देख लो जल्दी से। ये हमारा, मैं इस पूरे ग्रुप को R डैश लिख दे रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। तो ये कुछ इसको मैं ऐसे लिख दिया R-3B। ठीक, अब इससे रिएक्ट कराओ H2O2 को। तो H2O2 NaOH के साथ यूज किया गया। देखो ये जो H2O2 है वो NaOH के साथ यूज किया गया। तो ये जो बेस है ये क्या है, ये जो है एक बेस है। तो ये जो बेस है H2O2 में से H+ ले लेगा। H2O2 कैसे है, HOOH। तो ये जो बेस है वो इस H को ले लेगा और यहाँ पे निगेटिव HOO निगेटिव। तो ये हमारा रिएक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे H2O2 और इसके साथ NaOH जो था वो इसके साथ रिएक्ट करने वाला है। कैसे करेगा तो B इधर R डैश, इधर R डैश, इधर R डैश और H2O2 मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ HOOH और यहाँ NaOH आया, OH माइनस इस H को निकाल लिया और ये O पे निगेटिव बना। और यही हमारा यहाँ पे ये पूरा पार्ट HOO निगेटिव प्लस H2O, इसके साथ Na प्लस भी लिख लेते हैं, Na प्लस प्लस H2O। ये दिख रहा। तो ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे आएगा। ये तो O निगेटिव इस पे अटैक करेगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट साथ में लिख रहा हूँ, O और H। ठीक, इसके बाद आपका ये R ऐसे माइग्रेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक निगेटिव भी आ गया। जो HOO निगेटिव है वो बोरॉन चूंकि लुईस एसिड होता है इसके कारण यहाँ पे O निगेटिव इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो B निगेटिव, Br निगेटिव बन चुका होगा वो। इसलिए जब R माइनस यहाँ से मूव करेगा O पे और ये O माइनस OH माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये कुछ ऐसा बनेगा R डैश B R डैश O R डैश। दिख रहा, बोरॉन के साथ 2 R डैश लगे, इधर O R डैश हो गया। बस इसके अगले स्टेप में सिंपली फिर से H2O2 NaOH आएगा और इसे हम 3 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक, और इसके दो बचे हुए हैं यहाँ पे 2 H2O2 NaOH, H2O2 और NaOH, ये दो हमने लिया है यहाँ पे। तो ये फिर से हमारा बन जाएगा, एकदम सिमिलर मैकेनिज्म फॉलो होगा और ये हो जाएगा OR डैश OR डैश OR डैश। इसके बाद इसमें जो NaOH से H2O निकला है ये पानी यहाँ पे H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो R डैश O, यहाँ से भी फिर से R डैश O, यहाँ से भी फिर से R डैश O। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इसका 3 मॉलिक्यूल हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा B। H2O में से यहाँ पे अगर देखोगे आप ध्यान से तो O,
इधर H और ये पॉजिटिव दिख रहा। इधर भी ऐसे लगा होगा O H H, इधर O H H और इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है। तो अब ये यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा और ये H प्लस कहाँ जाएगा? तो जो R डैश O माइनस है, R डैश O माइनस, वो ये H प्लस ले लेगा। ठीक, R डैश 3 है, तीनों यहाँ से ले लेंगे, क्या बना देंगे ये? तो ये हमारा बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो BOH तो ये हो जाएगा H3BO3 प्लस R डैश OH। और R डैश हमारा क्या था? यही तो हमारा था ना, ये RCH2CH2 और ये OH। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि हमने कैसे फॉलो करा है। सबसे पहले जो हमारा BH3 है वो अल्कीन के साथ ऐड होगा, उसके बाद ये जो अल्कीन है 2 मॉलिक्यूल और आएंगे, जो BH3 में से एक H गायब हुआ, जो 2 H बचे हैं उसके साथ फिर से ऐड होंगे और जो BH3 है वो इवेंचुअली BR-3, R डैश हमने ये पूरे मॉलिक्यूल को मान लिया है, तो BR-3 में कन्वर्ट होगा। BR-3 फिर पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये जो R डैश है वो OR डैश में कन्वर्ट होगा। OR डैश 3 मॉलिक्यूल H2O2 और NaOH यूज होंगे, एक एक हमने यहाँ यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे हमने 2-2 लिखा है। तो H2O2 NaOH वही 3 ही यूज हुए, एक हमने दिखाया है, 2 फिर से यूज होंगे, R डैश OR डैश में चेंज होगा। इसके बाद हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस के लिए वही H2O जो बना हुआ था H2O2 और NaOH का यूज करके वही रिएक्ट करेगा और जो R डैश O है वो R डैश OH बन जाएगा। जो R डैश यहाँ पे OH बनेगा, यही R डैश चूंकि RCH2CH2 था तो RCH2CH2OH बन गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, पर ये जानना जरूरी होता है कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। आपको ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या कहीं भी अगर केमिस्ट्री आगे आप फॉलो करते हो तो ये बार बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने सारा पढ़ लिया। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल के, तो पहले अब हम वो देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल कैसे होता है, क्या क्या अफेक्ट करते हैं। तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम किसी का भी, जैसे अगर आपने हेलोएल्केन हेलोएरीन्स वाला चैप्टर अगर इसके पहले वाला पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी हमने इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का डिस्कस किया था, जिसमें ज़्यादातर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, या वेपर की बात करते हैं, वेपर डेंसिटी की बात करते हैं। तो यही सब हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफ़र करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल में होता क्या है। तो लेट सपोज मैंने मिथेनॉल ले लिया CH3OH। अब आपको पता है मेथनॉल लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये जो मेथेनॉल है, और मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा मेथेनॉल ले लें, ये एक मेथेनॉल है और कोई दूसरा मेथेनॉल भी ले लिया जाए CH3OH, या इसके नीचे लिखते हैं CH3OH। ठीक, यहाँ पे अल्कोहल के अंदर ये मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दिख रहा, या 4 मेंबर हो सकता है, या ऐसा ही होता है कि दूसरे किसी और के साथ, लेट सपोज CH3OH, तो कुछ ऐसे होने लगा। इधर किसी दूसरे का लगा हुआ है CH3, तो ये इसके साथ होने लगा।
तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है अल्कोहल में। ये क्या बन रहा है, ये सब ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अब इससे अफेक्ट क्या होता है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स। तो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक होता है कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मास हो अगर, तब क्या होगा, या सेम मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे लेट सपोज कि एक ऐसे एल्कोहल 2 डिग्री हो और इसी का एक 1 डिग्री हो। अब देखो यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल है, ये 1 प्रोपेनॉल है। अब पूछा जाए इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो याद रखना है हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ ब्रांचिंग। ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब इसका, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जितना लीनियर होगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया अफेक्ट होता है, इसके कारण चेंज होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी लीनियर कोई मॉलिक्यूल हो, 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, पर ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ से एक इधर ब्रांच निकला, एक इधर ब्रांच निकला, तो जब भी ब्रांचिंग होगा उस समय पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अफेक्ट होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, लेट सपोज कुछ ऐसे दे दिया जाए, ये एक है और 1 2 3 4 और ये OH। ठीक है, इसमें फिर से एक लीनियर है, एक ब्रांच है, तो हमेशा जो लीनियर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जो लीनियर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक, ये तब है जब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 4 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम लगे हो उस समय पे हम ब्रांचिंग के हिसाब से देखते हैं, और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग अलग हो, जैसे एक CH3OH हो, एक CH3CH2OH हो, एक मान लेते हैं CH3CH2CH2OH हो, कुछ ऐसे हो। और अब पूछा जाए कि अब बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं बोल दिया जाए कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो कैसे होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to molar mass, मोलर मास का क्या मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम से जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका मोलर मास बढ़ता जाएगा। और मोलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से होता क्या है, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेज अफेक्ट होती हैं। ये हम कह सकते हैं कि मोलर मास और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम जितने ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना ज़्यादा होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है, तो याद रखना आप, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम
and this is directly proportional to van der Waals forces. van der Waals forces, ठीक। तो ये आप याद रखोगे। इसी के कारण यहां पे येलो ही लिया है हमने, तो इसे चेंज कर लेते हैं। ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल का, फिर होगा इथेनॉल का, उसके बाद मिथेनॉल। नाम इसका क्या है? ये है आपका मिथेनॉल, ये है आपका इथेनॉल, और ये है आपका प्रोपेनॉल, ठीक है। ये तब हुआ जब सब एल्कोहल है, सभी एल्कोहल है, और एल्कोहल के बीच में ही अगर हमें देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो हम फिर ऐसे देखते हैं कि जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा या जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो कुछ ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई हाइड्रोकार्बन हो या कोई हैलाइड हो और उसका एल्कोहल के साथ कंपेयर करने को बोले बॉइलिंग पॉइंट, जैसे या ईथर हो। एक अच्छा सा एग्जांपल ऐसे लिया जा सकता है कि एक मान लेते हैं CH3, CH2OH, और एक दे दिया CH3, इधर O इधर CH3, और एक आपका CH3 CH2 CH3। देखो इसका और इसका तो मोलर मास सेम है इन दोनों का, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है पर कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। अब इन तीनों में पूछा जाए कि कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों में हमसे बोल दिया जाए कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अब इनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इनमें हम ऐसे डिसाइड करेंगे कि जब भी अल्कोहल का किसी और से कंपेयर किया जाएगा तो हमेशा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे, कोई ईथर हो, कोई एल्डिहाइड हो, या कोई जैसे यहाँ पे मान लो CH3 CH2 CH3 CHO भी दे दिया जाए, तब भी अल्कोहल का हमेशा ज़्यादा होगा। उसका क्या रीज़न है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसमें हमें मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक। अल्कोहल से ईथर से ज़्यादा है। अभी ईथर अगले वाले लेक्चर में आपका आ जाएगा या उसके अगले वाले में आएगा, तो आप समझ पाओगे कि इसे ईथर बोलते हैं। तो ईथर से हमेशा अल्कोहल का ज़्यादा होगा। पर हाँ, ये याद रखेंगे हमेशा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए या मोलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक अल्कोहल लिया, दूसरा हमने हाइड्रोकार्बन ही मान लो ले लिया और उसका मोलर मास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। आपको हमेशा याद रखना होगा कि मोलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का मतलब ये है कि बहुत थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसका मोलर मास 46 है, इसका भी मोलर मास 46 है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 15, फिर कार्बन का 12, फिर हाइड्रोजन का 2, फिर ऑक्सीजन का 16 और इसका 1। ऐसे आप सबका कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका 44 आता है। तो कंपेरेबल का मतलब समझो कि ये 46 है, वो 44 है, तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। उस समय पे मोलर मास वाला हमेशा ज़्यादा होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो आपका दे रखा है और बुक में दे रखा है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होगा। क्यों? उसका रीजन बस इतना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अल्कोहल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसके मॉलिक्यूल के जब आप हीट करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो टेम्परेचर जिस पे वो जो लिक्विड है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो बाहर है, उस लिक्विड को छोड़ के बाहर है। उस लिक्विड को छोड़ के जो जितना जल्दी बाहर आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो जब भी कोई भी एक जो मॉलिक्यूल है वो जितना जल्दी बाहर आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। तो जब हमारा अल्कोहल के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर
हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है तो वो उतना जल्दी बाहर नहीं आता। जैसे इसके पहले वाले में स्लाइड में हमने आपको दिखाया ना, यहाँ पे ये जब इसको बाहर आना होगा इसको, तो ये इसके साथ बंधा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मैंने दो यहाँ पे दो दिखाया है, इसके अलावा इसके चारों तरफ से ये जो मिथेनॉल है वो अट्रैक्शन के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बंधा हुआ है। तो ये इतना जल्दी बाहर नहीं आएगा जितना जल्दी कोई हाइड्रोकार्बन बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन के बीच में कोई आपस में कोई वंडर वाल फोर्सेज लगेंगी, पर उतना ज़्यादा नहीं लगेंगे कि जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। इसलिए जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है उस समय पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग सेम हो या मोलर मास कंपेरेबल हो उसके केस में है। तो आपका बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपका अलग अलग, अगर कोई कंपाउंड दे रखा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता करेंगे वो हमने बता दिया। अगर एल्कोहल के बीच में ही बताया जाए तब मोलर मास से करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो ब्रांचिंग के हिसाब से कैसे होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको भी हमने बता दिया। तो ये हमारा था एल्कोहल के अंदर कौन कैसे निकलता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका एक और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो उससे पहले एक क्वेश्चन है, मैं पहले आपको वो करा देता हूँ, इसी से रिलेटेड है। ये आपका एग्जाम्पल 7.3 है। तो देखो ये कंपेयर करने को बोला है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या क्या दे रखा है आपको ऑप्शन में जिसको अरेंज करना है। तो आपका है पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, और ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद है आपका इथेनॉल, इथेनॉल। फिर है आपका प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। फिर है आपका मीथेनॉल, मीथेनॉल। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मोलर मास। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम कहां पे हैं? फर्स्ट वी चेक नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक। तो ये पेंटेन है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, इथेन है, प्रोपेन है, मीथेन है। मीथेन में 1 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, पेंटेन में 5 कार्बन। ये सब एल्कोहल, सभी एल्कोहल ही है इसमें, हाँ सभी एल्कोहल ही दे रखे हैं। तो सबके सब एल्कोहल है। तो एल्कोहल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम पेंटेन 1 ऑल में। तो सबसे ज्यादा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम इधर लगाते हैं, क्योंकि इधर से बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाएंगे। क्योंकि मैं साइन लगा दूंगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो पेंटेन 1 ऑल या पेंटेनॉल भी इसे लिखा जाता है, पेंटेन 1 ऑल, सॉरी पेंटेन 1 ऑल, इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक। उसके बाद इथेन, प्रोपेन और मीथेन से पहले ब्यूटेन का होगा। ब्यूटेन में देखो ये ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल कैसे होगा, तो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर है। और ब्यूटेन 1 ऑल कैसे होगा, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक। तो ये ब्यूटेन 2 ऑल है, सॉरी 1 ऑल है, ये ब्यूटेन 2 ऑल है। तो ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल इन दोनों में कैसे देखेंगे, तो इसमें हमने आपको बताया था कि ब्रांचिंग से, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा वहां पे हम ब्रांचिंग से देखेंगे। तो ये ब्रांच है, ये ब्रांच नहीं है, ये लीनियर है। तो लीनियर का ज्यादा होगा ब्रांचिंग से, इसके पहले वाले में बताया हूं, तो इसका ज्यादा होने वाला है। तो इसके बाद हमारा आएगा ब्यूटेन 1
ऑल। ठीक, उसके बाद हमारा होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल हो गया ना, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक, अब इसके बाद हमारा कौन सा है, 1 2 3 हो गए, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, मीथेनॉल। प्रोपेनॉल का 3 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन, फिर मीथेनॉल। तब सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। सबसे पहले प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, उसके बाद इथेनॉल, इथेनॉल, और फिर मीथेनॉल। ठीक, तो ये ऑर्डर कैसे लगा आपको समझ में आया होगा। जब भी सभी अल्कोहल है वहां पे हम केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम से जाएंगे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, क्यों होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया वैन डर वाल्स फोर्सेज के कारण। जब भी नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्सेज बढ़ जाएंगी। तो ये होगा उसका ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का। ये किसका है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसमें एक और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ए था, ये इस क्वेश्चन का ए पार्ट था, और इसका एक बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारा जो दे रखा है उसमें पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, उसके बाद है आपका एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, इसके बाद आपका है पेंटेनल, पेंटेनल, ये पेंटेनॉल नहीं है, याद रखना, पेंटेनल है, इथॉक्सी इथेन। ठीक, अब फिर से देखो, जब भी ऐसा आएगा हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। तो इथॉक्सी इथेन में इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसे है, CH3 CH2O CH2 CH3। तो 4 कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन को लेके 5 है। इधर पेंटेनल में क्या होगा, तो 1 2 3 2 2 4 5, ये CHO ग्रुप लगा है, 1 2 3 4 5। ठीक, ये पेंटेनल है। पेंटेनल जब अल लगता है तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ब्यूटेन, तो ये होगा ब्यूटेन, और फिर पेंटेनॉल है तो 1 2 3 2 2 4 1 5। हाँ, ठीक, ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। अब इनमें हमें बताना है, तो फिर से वही नंबर ऑफ कार्बन एटम से देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेंटेन यहाँ भी है, पेंटेन वहाँ भी है, तो 2 2 4 1 5 कार्बन, इधर भी 2 2 4 1 5 कार्बन। तो इन सब में 5 कार्बन वाले तो ज़्यादा होने वाले हैं। अब ये एक एल्डिहाइड है, इधर एक एल्कोहल है। तो मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था कि एल्डिहाइड हो, अराइल हैलाइड हो, असाइल हैलाइड हो, या हैलोअल्केन्स हो, या ईथर हो, कोई भी हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर कंपेरेबल है तो हमेशा एल्कोहल का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो इसके बेसिस पे एल्कोहल एंड एल्डिहाइड में एल्कोहल का ज़्यादा होने वाला है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो पेंटेन 1 ऑल सबसे ज़्यादा होगा, पेंटेन 1 ऑल ज़्यादा होगा, उसके बाद पेंटेनल होगा, पेंटेनल। अब हमारे पास एन ब्यूटेन है और इथॉक्सी इथेन है। तो इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वहां पे ये जब लिया था, तो हाइड्रोकार्बन से ईथर का ज़्यादा होता है। जब कब, जब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपेरेबल हो। तो यहाँ पे भी देखोगे तो ये 4 कार्बन है, यहाँ पे ही 4 कार्बन है, यहाँ पे एक O भी लगा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वैसे भी ज़्यादा होने वाला है। तो इथॉक्सी इथेन आएगा पहले, इथॉक्सी इथेन, और इसके बाद आ जाएगा आपका एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। तो ये आपका ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। ये किसका ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ
बॉइलिंग पॉइंट। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस आपका कर लिया एल्कोहल के अंदर, और ये 2 क्वेश्चन थे जो हमने आपको लगवा दिए हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स में याद रखना है कि ये CH3OH और फिर इधर HOH वाटर में सॉल्युबल होता है सारे एल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, इधर ऑक्सीजन, इधर H, इधर H और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है? H बॉन्डिंग, या पूरा लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये आप याद रखोगे, जितने भी अल्कोहल होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जितने भी अल्कोहल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, तो याद रखना है कंपेयर सॉल्युबिलिटी। ये जितना मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को। मान लो हमें दे दिया जाए CH3OH, एक दे दिया जाए CH3CH2OH, और एक और दे दिया जाए मान लो CH3CH2CH2OH। अब इनसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब इसको हम कैसे देखेंगे? तो याद रखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब H बॉन्डिंग कब ज़्यादा होगा? जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा। ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये क्या पार्ट है? ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। जैसे H2O के बीच में, H2O जो 2 H2O के केज में आराम से जा जाके ये फंस जाएगा, जबकि ये जितना हाइड्रोकार्बन बढ़ता जाएगा उतना H2O कम होंगे और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा? इसमें मान लो 3 कार्बन है, एक कोई 10 कार्बन का हो, तो 10 कार्बन में क्या होगा? ऐसे जब बनाओगे तो CH3OH के साथ 10 OH आएंगे। CH3 हर एक 10 कार्बन को अलग अलग तोड़ दिया जाए तो CH3OH 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 10 आएंगे। यहाँ केवल एक OH आएगा अगर 10 CH3 CH2 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 10 कार्बन अटैच हो और तब फिर ऑक्सीजन हो, तो वहाँ पे 10 कार्बन के बाद OH होगा। यहाँ से क्या पता चल रहा कि एक OH केवल होगा अल्कोहल में 10 कार्बन को लेके जो वाटर से बाइंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो वहाँ पे उतना अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं आएगा जितना ज़्यादा यहाँ पे आएगा। तो इसलिए ये दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने कम कार्बन एटम होंगे उतना अच्छा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो ये आपको याद रखना है। एक आप उससे भी क्वेश्चन ले सकते हो एसिड वाले से कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, मान लेते हैं आपको दे दिया गया CH3OH, एक आपका मान लो दे दिया गया CH3CH2OH, एक आपको दिया गया CH3CH2CH2OH, और एक और मान लेते हैं CH3CH3OH।
कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें बोला गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप ऑर्डर बताओ, क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, कैसे निकालेंगे। तो देखो, जब भी कहीं पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना होता है तो जनरली हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हम H+ को निकाल देते हैं, जो निगेटिव बना, ये एसिड है तो जो कॉन्जुगेट बेस बना उसके स्टेबिलिटी की बेसिस पे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H+ निकाल दोगे तो ये बनेगा CH3O-, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CH3CH2O-, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3CH2CH2O-, और इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3CCH3 और O-। अब इसके ये सब क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ये सब क्या है, ये हमें एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस। अब ठीक, इनकी स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा वाला अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है। तो कैसे पता करते हैं, देखो ये जो CH3 है ये एक +I इफेक्ट लगाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो आपको पता होगा I इफेक्ट जो होता है वो 3 कार्बन तक लिया जाता है, तो इसका मतलब ये एक और कार्बन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन, तीनों इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 डिग्री लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डीस्टेबलाइज होगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा होता, इलेक्ट्रॉन पुल करता, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होता। यहाँ पे और जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो डीस्टेबलाइज होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हमें देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखोगे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसे मैं A बोल दूँ, इसे B बोल दूँ, इसे C बोल दूँ और इसे D बोल दूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखोगे तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्टेबल मतलब डीस्टेबल कर रहे हैं वो इसमें सबसे कम लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं। इसमें भी 3 लोग लगे हुए हैं पर ये लीनियर लगे हुए हैं, वो 2 डिग्री से लगे हुए हैं, तो वहाँ पे I इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण ये इधर से भी इधर से भी, तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा जिसके कारण ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा, तो ये सबसे कम डिस्टेबलाइज होगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, उसके बाद B, फिर C, फिर D। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतना जल्दी वो H+ देगा। तो ये हमारा हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा A, फिर B, फिर C, फिर D। और एक और याद रखना आप, एसिडिक स्ट्रेंथ में ही एसिडिक स्ट्रेंथ, जो मिथेनॉल होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर, पानी से, पर अदर एल्कोहल जैसे इथेनॉल हो गया CH3CH2OH, या प्रोपेनॉल हो गया CH3CH2CH2OH, इन सब से पानी ज़्यादा एसिडिक होता है, या कोई भी अल्कोहल लोगे उससे जो पानी होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। बस जो मिथेनॉल होता है वो केवल पानी से ज़्यादा एसिडिक होता है। दोनों का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो कंपेरेबल होता है, बस थोड़ा सा ये ज़्यादा होता है। तो ये ऑर्डर कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यही हमारा यहाँ से ही शुरू हो जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं से हमारा शुरू हो जाता है। इसके बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ का चर्चा कर चुके, एक और कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे केमिस्ट्री में बार बार यूज होने वाला है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखोगे कैसे होता है। CH3 C
एच, इधर डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। हमें अल्कोहल लेना है तो हम CH2CH3OH, कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये हमने ले लिया। और इसका डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज जो करते हैं वो H+ के साथ हीट करते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये हीट का साइन होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को अभी तक ना मिला हो। इसके साथ हम हीट करते हैं, इसको ट्रायंगल से भी दिखाया जाता है। और यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और ये जो अल्कोहल है वो अल्कीन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है तो देखो, मैं यहीं पे आपका मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म, ठीक, कैसे होगा तो देखो, CH3C, CH3H, CH2CH3 और इधर O का जो लोन पेयर है ये इस H+ पे अटैक करेगा और ये हो जाएगा OH और यहाँ से H और ये पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है, अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ तब ये उतना जल्दी नहीं टूटता, वहाँ पे हमारा E2 एलिमिनेशन फॉलो होता है। यहाँ पे 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर अल्कोहल होता है तो ये आराम से निकल जाता है। तो यहाँ 3 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करता है। फर्स्ट स्टेप में H+ लिया, इसको हम स्टेप 1 बोलते हैं, स्टेप 1। ठीक, ये हमारा स्टेप 1 में हुआ कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H+ को लिया। मैं अगर H+ को यहीं से लिख दूं H+, ये, और ये स्टेप 1 है और ये फास्ट होता है, ये याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ से ये स्टेप 2 है, ये आपका स्टेप 2 है और ये जो स्टेप होता है वो स्लो होता है। और ये जो स्लो स्टेप होता है इसी को बोलते हैं RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहीं से रेट डिटरमाइन होता है, जितना जल्दी H2O बाहर जाएगा उतना तेजी से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो ये वाला स्टेप तो बहुत फास्ट होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन, तो ये स्टेप फास्ट होता है। पर यहाँ से जो वाटर का रिमूवल है, ये अगर आप देखोगे तो H2O वाटर निकल रहा, तो जो वाटर का रिमूवल है वो हमारा स्लो है, लेकिन यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे बनता है CH3CH, CH3, CH2 पॉजिटिव, CH3। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H2O बाहर जा रहा है, यहाँ पे -H2 बाहर जा रहा है। RDS का मतलब आपको पता होना चाहिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको कहते हैं, फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, RDS का मतलब होता है। ये जब कटायन बन गया, इस कटायन के बनने के बाद होता है रीअरेंजमेंट।
कभी भी कटायन अगर बनता है तो हमेशा याद रखना कटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, अगर कटायन के कहीं शिफ्ट होने से कटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो कटायन जरूर शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होता है कटायन, तो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट। जैसे अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, इस हाइड्रोजन को, तो ये H माइनस के रूप में हाइड्राइड शिफ्ट होगा और यहाँ कटायन बनेगा। इस कटायन का देखोगे तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर 3, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। पर यदि ये कटायन यहाँ पे आ जाता है तो इधर 3 6 और फिर यहाँ पे 2। एक हाइड्रोजन मैं ज़्यादा लिखा हूँ ऐसा लग रहा मुझे, 2 2 4, हाँ देखो ये आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन की बैलेंसी जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक। तो ये CH हुआ, ठीक है। 1 2 और एक हाइड्रोजन से 3 और इधर एक कटायन। अब ये यहाँ पे इधर चला जाएगा तो 3 3 6 और इधर फिर हाइड्रोजन गया 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अभी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और जैसे ही ये वाला कटायन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा वैसे ही 4 से 8 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और वहाँ से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये हमारा अगले स्टेप में यहाँ पे हमारा हो रहा है रीअरेंजमेंट। ये क्या हो रहा? रीअरेंजमेंट। क्यों हो रहा? तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हमारा हो रहा है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा CH3, C पे पॉजिटिव, इधर CH3, यहाँ पे CH2, मैं H को ऐसे ही लिख रहा हूँ, और फिर CH3, ठीक। इसके बाद हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये स्टेप 3 है हमारा। यहाँ पे ये स्टेप 3 है, और यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये कोई बेस, कोई भी बेस ले सकते हैं, या हीट किए हैं उसमें भी निकल जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। और H+ के रूप में यहाँ पे कोई भी बेस यूज कर सकते हैं। ये बेस H+ को ले लेगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH, कलर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड, इधर CH3, CH3, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और आप सोच सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट बना दे। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि बेस इस हाइड्रोजन को न लेके, इसके तो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ये दोनों तो सेम ही टाइप के हैं, तो इन दोनों में से कोई एक को निकाल ले। तो यहाँ से ऐसे अगर निकालेगा तो ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH2CH3। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस अल्कीन के, अगर आप देखोगे तो इस अल्कीन के 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? इस अल्कीन के 5 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस अल्कीन के अगर आप देखोगे तो 3 3 6 और एक
7 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन से लगा हुआ, अच्छा इसमें है, इसको नहीं काउंट करते हैं। अल्कीन के कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसके हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो ये 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये मोर स्टेबल अल्कीन है, मोर स्टेबल अल्कीन। और यहां पे जो बन रहा वो है हमारा लेस स्टेबल अल्कीन। तो याद रखेंगे मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो होगा ये हमारा होगा मेजर और ये हमारा होगा माइनर, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, खूब अच्छे से देख लो। H+ के लिए यहाँ पे याद रखना आपको H2SO4 दिया जा सकता है H+ सोर्स, या H3PO4 भी दिया जा सकता है H3PO4। ठीक, H2SO4 या H3PO4 आपको एसिड का सोर्स H+ का सोर्स दिया जा सकता है। तो याद रखेंगे 3 स्टेप में रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका H+ जो एल्कोहल है उसका प्रोटोनेशन होगा जो कि फास्ट होता है। सेकेंड स्टेप में आपका रिमूवल ऑफ एल्कोहल होगा, सॉरी वाटर होगा। यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन ये मिस हो गया है, ये ठीक। तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा सेकेंड स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप होता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद हमारा जब भी कार्बोकैटायन, अगर कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग का जरूरत, लेट सपोज ये कार्बोकैटायन यहाँ बना होता तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होता, इधर आता, फिर यहाँ आने के बाद 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता, तो भी यहाँ से यहाँ पे आने पे हाइड्रोजन शिफ्ट होने पे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ रहा। अगर आप देखो, लेट सपोज मैं ले ही लेता हूँ, कुछ ऐसे है यहाँ पे OH, और इसको कह दिया H+ के साथ हीट करो। अब देखो फर्स्ट स्टेप में ये OH2 बनेगा ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H+ को लेगा, और यहाँ पे आपका OH2 पॉजिटिव बनेगा। सेकेंड स्टेप में ये आपका रिमूव होगा और आपका यहाँ पे कटायन बनेगा। इस कटायन के 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यही अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इस हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए, ये हो रहा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हो रहा? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो देखो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करा देते हैं, अब हमारे पास ये जो बनेगा वो कुछ ये कटायन और ये CH3 बन गया। अब देखो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन था कार्बोकैटायन के, यहाँ पे 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि अगर हम फिर से हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दें, ये फिर से यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, तो अब की बार क्या बनेगा? तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ देखोगे तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, इधर CH3 3 और इधर CH3 3, तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो अभी हमारा इस कार्बोकैटायन के 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। चूंकि 4 से 8 हुआ तो फिर से शिफ्टिंग होगा, यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ? तो याद रखेंगे स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हुआ। यहाँ पे क्यों हुआ था? इस वाले स्टेप में फिर से यहाँ भी हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक, बस वही स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। बस इसके बाद हमारा ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एल्कीन बन जाएगा। यहाँ होगा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन।
और ये हमारा फिर से ये कुछ ऐसे अल्कीन बन जाएगा एंड दिस इज द मोर स्टेबल अल्कीन। अगर हम इधर से बनाते ऊपर वाला, अगर हम ये बनाते ये वाला, इधर से हाइड्रोजन कार्बोकेटाइन को एलिमिनेट करा, हाइड्रोजन एलिमिनेट करा के अल्कीन बनाते, तो ये वाला ऊपर वाला अल्कीन बनता। और ये चूंकि लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो माइनर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। और ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, इसलिए हमारा जो ये होगा ये मेजर होगा, मेजर बनेगा। ठीक, ये हुआ हाइड्राइड शिफ्ट का। यहीं पे मान लेते हैं अगर यहाँ पे भी मिथाइली हो, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे बोल दिया जाए इधर मान लो OH लगाओ, H+ के साथ हीट करना है और इसके बाद प्रोडक्ट बनाना हो, तो सबसे पहले अगर आप देख के जान गए होगे कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा चूंकि ये लोन पेयर जाके इस पर अटैक करेगा, तो ठीक, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन नहीं है तो अभी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं है और यदि मैं मिथाइल शिफ्ट करा दूं तो देखो क्या होगा, CH3 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 और ये कार्बोकेटाइन। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 1 2 3 मिथाइल लगे थे, तो यहाँ पे से एक मिथाइल शिफ्ट हुआ तो 2 मिथाइल बचे हैं और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा, और यहाँ पे 1 मिथाइल लगा था तो 1 मिथाइल आया, 2 मिथाइल बन गया। अब बस ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और हमारा ये अल्कीन बन जाएगा। तो समझ में आ रहा, कभी भी जब भी एलिमिनेशन हम कराएंगे तो हम याद रखेंगे कि हमारा जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो हमेशा स्टेबलाइज होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जो अल्कीन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। तो याद रखेंगे, ऑलवेज मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का टॉपिक। इससे जो रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका जवाब वहाँ पे दे देंगे। इसके आगे का अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में और भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो इसके आगे का हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहीं पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।